जय हिंद दोस्तों। और आज की हमारी जो क्लास है वो होने वाली है खास, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बार फिर बाल विकास की सेकंड क्लास, जिसमें होंगे 50 प्रश्न। पहले करवा चुके हैं 50, आज करवाएंगे 1000 सवालों की सीरीज है जो लगातार चलेगी, परीक्षा आने तक ये चलती रहेगी, रोज की एक क्लास। क्योंकि देखिए सी टेट चाइल्ड ऑफ डेवलपमेंट बाल विकास में ऐसा है, बच्चे ज्यादातर कम नंबर ज्यादातर नंबर आ जाते हैं, ज्यादातर ना भी आते हैं, क्योंकि जो मेरिट बनती है जब तक आप 20 नंबर बाल विकास में नहीं लाने के सेकंड पेपर से बता देते हैं। 20 नंबर आपके आ गए बाल विकास में, 20 नंबर आपके हिंदी में, या 20 नंबर आपकी संस्कृत में या इंग्लिश में, जो तीसरा सब्जेक्ट आपने भरा है, तो उसमें 20 और 20, 20 दूनी 40, 20 60। लेकिन 60 नंबर की आपकी जो आएगी एसएसटी आएगी। अब एसएसटी में बहुत से बच्चों के नंबर 20 या 25 तक रह जाते हैं। मान लीजिए अगर 40 नंबर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपके 60 नंबर इनमें आ गए, 3 सब्जेक्ट में, और 40 इसमें आ गए, तो आपके 100 हो गए, तो आप जो है पास माने जाएंगे। लेकिन पास तो आप एक नंबर से ही माने जाएंगे। अगर 80 वाला 82 नंबर भी ला रहा है तो जब भी पास माना जाएगा। लेकिन एसएसटी में बहुत कम नंबर आते हैं, जो भी तीसरा सब्जेक्ट रहता है वो हार्ड लेवल में रखते हैं। तो इसमें 60 में से भी 30 नंबर की आपकी पैटोलॉजी आएगी और 30 नंबर आपके जो बुक्स के आधार पर पूछे जाएंगे। तो आपको अगर इसमें देखिए 60 नंबर अगर 20-20 नंबर लाते हैं तो 20 नंबर लाने आसान रहेंगे। 20 से नीचे नंबर आएंगे तो वो खतरे में भी जा सकता है, बच्चा फेल होने के कगार पे पहुंच सकता है, क्योंकि 20 या 60 और आपके नंबर अगर इसमें आते हैं आपके 30 नंबर आ भी जाते हैं। अगर आपका चाइल्ड ऑफ डेवलपमेंट अच्छा है, आपने 20 नंबर ले लिए, हिंदी कोई ज्यादा हार्ड नहीं पैराग्राफ आते हैं उसमें से तो आना होता 20, उसमें तो 40। और लेकिन तीसरा सब्जेक्ट जो होता है उसमें नंबर कम ही आते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों का पढ़ा हुआ सब्जेक्ट नहीं होता वो। क्योंकि इंग्लिश से या संस्कृत, बहुत से बच्चे इंग्लिश से पढ़े हुए हैं लेकिन चॉइस कर लेते हैं तीसरे सब्जेक्ट की, वो संस्कृत की, जिसमें वो हिंदी का आधार पे पढ़कर ज्यादा से लगा आते हैं। तो उसमें नंबर कम मानिए। उसमें अगर आपके 15 नंबर भी आ रहे हैं तो बहुत हैं, और 20 नंबर वाला तो पास है ही। तो मैं मानता हूँ 15 नंबर भी उसमें बहुत हैं। और तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चाइल्ड ऑफ डेवलपमेंट में 25 नंबर लाने होंगे कम से कम, क्योंकि 5 नंबर आपको संस्कृत के या इंग्लिश के भी खींचने होंगे इसके ही द्वारा। तो इसमें से आपके फिर नंबर हो जाएंगे वो 20-25 नंबर इसके, और 15 नंबर आपके संस्कृत के। तो कितना हुआ, 25-15-40, और 20 नंबर आपके हिंदी में 60, और 30 नंबर आपके हिस्ट्री या वो सब्जेक्ट में आसानी से ला सकते हैं। तो आपके हो जाएंगे 90 नंबर, आराम से आप पास हो जाएंगे। और पास होने के लिए देखिए सबसे पहले आपको, इसमें मैंने पहले भी समझाया था, अगर आप चल रहे हैं 90 तक सीरीज तक, तो 90 से ऊपर को बच्चे फेल होते हैं। उसका एक मुख्य कारण है कि 90 से ऊपर को दो वो भर देते हैं, फर्स्ट में हिंदी भर दिया, सेकंड में संस्कृत भर दिया। तो अब इसमें दो तो हिंदी आती हैं और दो ही संस्कृत आती है पेपर में। तो फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट वाली हिंदी करनी होगी, जिसकी हमें जो रकम मिलेगी 90 से 121 के बीच में, 20 के बीच में हमको हिंदी मिलेगी रखी हुई। और सेकंड जो हमने भरा है इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू, तो उसे हम लेंगे 121 से 150 के बीच में। तो इससे आप फेल नहीं होंगे। 50% बच्चे गलती कर जाते हैं, नए बच्चे जाते हैं वो कर जाते हैं, लेकिन पुराने बच्चों को पता रहता है वो कर जाते हैं, पुराने भी कर जाते हैं गलती। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सी टेट का पेपर दें, और समय का ध्यान रखें। समय की इसमें बहुत ही जरूरत है। समय का इसलिए ध्यान रखें कि 1 घंटा आप एसएसटी में लें, बाकी सब्जेक्टों में आधे घंटे से कम में ही करने की सोचें, तो आप कभी फेल नहीं होंगे। प्रैक्टिस मांगता है सी टेट, तो उस प्रैक्टिस घर पर जरूर करके जाए। कितने समय में आप प्रश्नों को हल कर रहे हैं, 150। तो समय ना लेते हुए आज चालू करते हैं सी टेट के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों की बात करते हैं। तो देखिए सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। देखिए यूपी टेट में भी, सी टेट में कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, तो इसे बूझ लेते हैं। देखिए किस चीज पर है, मॉडलिंग पर, अनुकरण पर, अपसारी चिंतन पर। तो अपसारी चिंतन पर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न है,
जब एक शिक्षक का दृष्टि बाधित सारथी को कक्षा में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में, यानी एक ग्रुप बनाया और ग्रुप में एक्टिविटीज यानी वो एक्टिविटीज में शामिल करती है, तो क्या परिणाम होगा उसका। तो देखिए, कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है या समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। तो देखिए, वो समावेशी शिक्षा के भावना के अनुसार ही कार्य कर रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि क्यों कर रही है, वह शिक्षिका को आराम देते हैं, वह प्रभावी आकलन को गम बनाते हैं, शिक्षार्थियों को विधि उपलब्ध कराते हैं। तो देखिए, इनमें अधिकतर इंद्रियों का उपयोग खाने व्रत करता है, ये आपका डी आंसर सही हो जाएगा। अब प्रश्न की बात करेंगे, स्वर्ण हास्य ग्रसित बच्चों कक्षा में किन मुख्य निश्चय का सामना करते हैं। तो देखिए, जो सुनने में से ग्रसित बच्चे हैं, जो सुन नहीं पाते, कक्षा में मुख्य निराश यानी वो जो निराशपन है उनका का किस चीज का सामना करते हैं। देखिए, एक तो दूसरों के सामने जो संप्रेषण करेंगे, यानी अपनी बात करेंगे एक दूसरे से, तो उसमें सूचनाओं को बांटने में जो क्षमता है, जो सुनने की और सुनाने की जो क्षमता उनके अंदर है, तो उसका जो सूचनाओं को बांटने में अक्षमता करेंगे। देखिए, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले ही दूसरे के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता करेंगे। अब देखिए, प्रश्न आ गया है डिलकेशिया, जिसकी हम बात करते हैं। डिलकेशिया का मुख्य रूप से की समस्या, देखिए परीक्षा में कुछ आए ना आए, दो प्रश्न आपको रखे हुए मिलेंगे। एक तो डिलकेशिया से संबंधित बच्चों का मिलेगा और एक डिस्ग्राफिया का। तो देखिए, डिलकेशिया से पढ़ने वाले बच्चे होंगे और डिस्ग्राफिया ग्राफ के नाम से जाने, ग्राफ से लिखने वाले बच्चे होंगे, इसमें पढ़ने वाले बच्चे आएंगे। उसमें जो डिस्ग्राफ बनने ग्राफ पर लिख रहे हैं बच्चे, तो इसे ध्यान रखना है, ये बच्चे बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिलकेशिया भूल जाए तो डिस्ग्राफिया लगा दिया, डिस्ग्राफिया भूल जाए तो डिलकेशिया लगा दिया, तो ये ध्यान रखने वाली बच्चों की बात है। अब बात कर लेंगे अगली, तो डिलकेशिया से जो मुख्य रूप से समस्या उत्पन्न होती है, संबंधित है, वो पढ़ने से है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को सभी विकसित कर पाएंगे कब कर पाएंगे, जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वह अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिक कम प्रक्रिया से जुड़ेंगे और उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, वह निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। देखिए, प्रश्न सबसे पहले तो सवाल को देखें, अगर आपने सवाल एक दो बार समझ लिया तो उत्तर आपका कभी भी गलत नहीं होगा सीटेट में। तो ये पूछ रहा है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को सभी विकसित कर पाएंगे, यहां से सभी तभी विकसित कर पाएंगे जब, देखिए बार बार उनकी परीक्षा होगी, ये तो गलत ही होगी, वो अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिक हम प्रक्रिया से जुड़ेंगे, ये भी गलत होगी, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, तो जब ही अपनी क्षमताओं को सभी विकसित कर पाएंगे। तो ये देखिए सही आंसर है। शिक्षा शास्त्र का वह प्रयाग है जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो देखिए, शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार है जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, तो लोगों को दी जाती है, विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। तो देखिए, विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है ये। निम्न में कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधित की समस्या सूचित नहीं करता। तो दिशा और निर्देश के अनुसार समस्या, वाक बाधित बच्चों को प्रदर्शित किया जा सकता है कक्षाओं में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके। प्रतिभाशाली बालक है, देखिए प्रतिभाशाली बालक जो है तीव्र और आसानी से सीखते हैं। मंद अधीन करता, उनकी शैक्षिक उपलब्धियां समस्याएं उपयोगिता से कम रह जाती हैं, कहा जाते हैं, कौन से कहा जाते हैं वो पिछड़े बैकग्राउंड वाले, विशेष एक्सप्रेशन वाले, बाल अपराधी या मानसिक रूप से कमजोर, तो कह जाएंगे पिछड़े। दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए, भौतिक विज्ञान द्वारा, त्रियामी आकृतियों द्वारा, स्पर्श द्वारा। तो देखिए, त्रियामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा। कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता क्या होती है। तो देखिए, उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उसके ज्ञानवर्धन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, निम्न में कौन सी क्षमता केवल जन्मजात होती है। तो देखिए, दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मंद बुद्धि, मूक बधिर, ये जो होती है जन्मजात होती है। कोई जरूरी नहीं, दृष्टि दोष तो बाद में ही हो सकता है, स्वर्ण दोष सुनने का बाद में ही हो सकता है, मंद बुद्धि तो बाद में ही हो सकती है। तो निम्न में कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता
डेसीमीटर, डिफाइंटर, डेसी बिंदु। तो देखिए डेसीबिल किया जाता। अगले प्रश्न की बात करेंगे, किस प्रकार के बच्चों को शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो वह दृष्टि दोष युक्त बच्चे, मुखवादी। प्रतिभाशाली बच्चे कौन से होते हैं? देखिए जो मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अश्वहित अच्छा निष्पादन करते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संगठन का अर्थ है ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को पिछोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रवेश करना। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में कौन सी गतिविधियां एक्टिविटी सर्वाधिक उपयुक्त है? दी गई संकल्पना के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। शारीरिक गति बुद्धि इंटेलिजेंस रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? स्वल्प चिकित्सक की। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं अपसारी चिंतक। निम्न में कौन सा सृजनात्मक से संबंधित नहीं है? तो देखिए मृत्यु व्यर्थता से बात करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा भूलने का सिद्धांत है? तो वह है कृत्रिम अवरोध। निम्नलिखित मानसिक विकार के लक्षणों को भी दर्शाते हैं सिवाय संबंध के। मानसिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजने और उन्हें बनाए रखने का अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन था किसका था? सफर का, हेडफील्ड का, लार्डले का, डेवर का था ये कथन। और इनमें से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? तो वो है ज्ञान को स्कूल, वह है अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की एनसीएफ 2005 के दस्तावेज भाषा के लिए निर्धारित हैं कौन से? एक भाषा। 78 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अच्छी भाव परीक्षाओं का आयोजन करना। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए या माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए? देखिए इसका उत्तर जो हो जाएगा सही कि 7 कक्षा में समानांतर रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सर्वे के मध्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी जानी चाहिए। कक्षा 5 के नियम दृष्टि वाले बालकों को कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान की जानी चाहिए। और अगला प्रश्न होगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 और 46 में निम्नलिखित किसका कल्याण से संबंधित है? आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए। और इससे अगले प्रश्न की बात करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या रूप शब्दावली के संकेत करती है, वो करती है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्रदान करता है। और बात करेंगे समावेशी दिशा की, तो वो है देखिए कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। एक समावेशी विद्यालय है शिक्षार्थियों की क्षमताओं की प्रवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणाम को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। और अगले प्रश्न की बात करेंगे, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को क्या करना चाहिए? ऐसे संयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? तो देखिए विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित रहना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। तो ये सभी उपयुक्त सभी हो जाएगा। और राष्ट्रीय रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ कार्यक्रम की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा निम्न में से किस सूचीबद्ध में किया गया? तो महिलाओं के प्रति आदर और जिम्मेदारियों का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, 88 है प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। तो ज्ञान स्थायी और दिया जाता है और से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में किस सुधार को सुझाव दिया गया है? तो वो दिया गया है खुली पुस्तक परीक्षा, स्वतंत्र निरंतर व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत कराती है, किसकी ओर कराती है? जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषाएं व अन्य विभिन्न योग्यताओं स्थितियों का ध्यान रखे सभी बच्चों में शामिल करती है। अगले प्रश्न की बात करेंगे,
सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता? वह है खोजपूर्ण प्रवृत्ति का, अच्छी अंतर्दृष्टि का, या विक्रियाशीलता का, समित रुचियों का। तो देखिए अच्छी अंतर्दृष्टि का। और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द क्या अर्थ है? तो वो है उचित सरकार दाखिले उपस्थित और प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी। क्वेश्चन नंबर है 93 यानी 93 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष में लिंग के अनुसार अधिक समझाती है और एक समावेशी विद्यालय के अंतर अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मन करता है। देखिए उन प्रश्नों को ले रहे हैं जो सही हैं। क्या हम विशेष बालकों को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीकों को उन्हें समानता से अलग करते हैं? प्रश्न नंबर सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के वर्तमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का किस निर्भर करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। भाषा और अवबोधन में संबंध विकार है भाषा ज्ञात का, जिसे अपेक्षा कहते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावी विधि हो सकती है जो आपकी अपेक्षा को पूरा कर सके और वंचित विद्यार्थियों को अपनी भागीदारी द्वारा आप सफल हो सके? तो वह आप उनकी सफलता है तो उनकी क्षमता का विश्वास अभिव्यक्त करते करें। और 98% है। निम्नलिखित में कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? तो वो है पर अभिघात तज का तनाव। विद्यालय में समावेशन मुक्ता में केंद्रीकृत होता है तो वो विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सुषमा प्रदानों के लिए निर्माण पर है। और 100वां प्रश्न आजकल लास्ट, निम्नलिखित में समस्या समाधान को क्या बात नहीं करता? तो वो देखिए निर्धारण तो वो नहीं, मानसिक रोग का, मोर्चबंदी का तो वो नहीं करेगा, अंतर्दृष्टि का। तो देखिए ये आज हमने 100 प्रश्न आज हमारे पूरे हो गए, 50 पहले 50 अब। तो ये ऐसी चलती रहेगी सीरीज, 50-50 प्रश्न होगी, 1000 प्रश्नों पर रुक जाएगी क्योंकि 1000 प्रश्न चाइल्ड ऑफ डेवलपमेंट के बाल विकास के बहुत होते हैं। और 1000 प्रश्न होने के बाद में आप एग्जामिनर कहीं से भी आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप एकदम से ही लगा देंगे समय न लेते हुए। तो आज की हमारी क्लास पर देखने के लिए और बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और जो चैनल पर नए जुड़े हैं उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।